नमस्कार, मेरा नाम है शुभम भारद्वाज और आज मैं मौजूद हूँ हरिद्वार में। जैसा कि आपको भी देते हैं कि मैं साधु संत तेज तपस्वी साधकों के संवाद आप लोगों को दिखाता हूँ, उसी श्रृंखला में आज मेरे साथ एक ऐसे अधिवक्ता हैं जो लंबे समय से विधिक क्षेत्र में सक्रिय हैं। उनका नाम है अरविंद कुमार श्रीवास्तव। तो बड़े सम्मान के साथ मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत। आपने हमें समय दिया। सर, सबसे पहले तो ये कि आपका नाम अरविंद कुमार श्रीवास्तव है। सर, ये रेबल आप क्यों नाम लगाते हैं? रेबल, देखिए, रेबल का मतलब है, अगर हम शाब्दिक अर्थ में जाएंगे तो इसका मतलब अर्थ होता है विद्रोही। विद्रोही का मतलब, अगर जो व्यक्ति विद्रोही है वो सच को सच कहने वाला और गलत को गलत कहने वाला होता है, ये उसका अर्थ है। और ये काफी लंबे समय के बाद किसी व्यक्ति ने मुझे कहा कि आप विद्रोही हैं, तो इसी कारण से मैंने अपना नाम रेबल उसमें ऐड किया है। तो सर, दूसरा सवाल ये है कि देश क्या सही दिशा में जा रहा है, राजनीतिक तौर से, सामाजिक तौर से, वैचारिक रूप से? क्योंकि मंदिरों का विवाद हो, चाहे जमीनी विवाद हो, वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हो, उस पर लगातार पिटीशन डल रही हैं। अभी कृष्ण मंदिर की पिटीशन डली, राम मंदिर का भी विवाद समाप्त हुआ। तो सर, ये विवाद कहीं समाप्त होने वाला है? देखिए, विवाद का आरंभ, अगर हम इसे देखेंगे कि विवाद का आरंभ कहां से हुआ, किसी समस्या को समझने के लिए पहले उसका पृष्ठभूमि समझनी पड़ेगी कि विवाद आरंभ कहां से हुआ। आज जो विवाद आपको दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं यह इतिहास की देन है। इतिहास की देन कहेंगे कि अगर हम बात करें हमारी आजादी की लड़ाई की, तो जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया, तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष हमें स्वतंत्रता थी कि हम अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित करें। लेकिन हमारी राजनीति मजबूरियां समझे, कमजोरियां समझे, हमने ऐसा नहीं किया। उसके बाद हमें पुनः अवसर प्राप्त हुआ था 1971 में, जब पाकिस्तान और भारत के युद्ध हुआ और बांग्लादेश आजाद हुआ। बांग्लादेश ने भी 1971 में अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया। उसके उपरांत इंदिरा गांधी ने 1976 में 42वां संशोधन किया। तब उनके पास पर्याप्त अवसर था कि वो चाहती उस समय, क्योंकि 71 में बांग्लादेश अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर चुका था, अमेंडमेंट के द्वारा, संशोधन के द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। जब उसके विपरीत आकर इंदिरा गांधी ने 42वां संशोधन करके इमरजेंसी में, उसमें प्रेम्बल में सेकुलर शब्द और जोड़ दिया, जो कि आज हमें ये परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं कि यहां पर बहुत सारी विवाद उत्पन्न हुए हैं। तो ये विवाद अंततः समाप्त होगा या नहीं होगा? देखिए, जब तक, यदि आप बाबा भीमराव अंबेडकर जी की एक पुस्तक पढ़ेंगे, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, उसमें स्पष्ट उन्होंने लिखा है कि यदि भारत में एक भी मुस्लिम रह जाएगा तो यह पार्टीशन संपूर्ण नहीं हो पाएगा। उनका मत था कि अगर पार्टीशन हो रहा है, यदि 1947 में यदि विभाजन हो रहा है, तो यदि इस देश में एक भी इस्लामिक व्यक्ति रह जाता है तो यह पार्टीशन सफल नहीं होगा। उनकी बात को अगर नजरअंदाज नहीं किया जाता 1947 में, तो आज हम सुखमय जीवन जी रहे होते और कोई विवाद नहीं रहा होता। सर, आपने अभी एक जिक्र किया कि सर प्रियम्बल में संशोधन जो हुआ, धर्मनिरपेक्ष सेकुलर के जो जोड़ा गया, तो सर वो क्या लीगल है जोड़ना? नहीं, उसको इंदिरा गांधी ने 42वें संशोधन के द्वारा इस देश के संविधान की, इस देश के सर्वोच्च न्यायालय की धज्जियां उड़ाई। उससे पूर्व भी केशवानंद भारती बनाम भारत संघ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कह चुके थे कि जो संविधान की आत्मा है, प्रेम्बल प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। उसके बाद भी इंदिरा गांधी ने उसमें संशोधन करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना की, साथ ही इस संविधान की भी अवमानना की, जो उन्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए किया भी है। और आज भी हम उसे स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा देश सेकुलर है, हम उसे स्वीकार करने को मजबूर हुए और आज भी हमें स्वीकार करना पड़ा है, जो कि इंदिरा गांधी का बहुत ही गलत निर्णय था। अच्छा सर, जैसे अभी देखते हैं कि सेकुलर लोगों की तादाद एक सामान्य नहीं है। हिंदुओं का आपने पुस्तक भी लिखी है, एक दंगे नाम। सर, उस पुस्तक में मैंने पढ़ा था कि सिखों के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, दंग हो गए, 75 साल से ज्यादा हमें आजादी का हो गया, लेकिन दंगे हजारों बार इस देश में हुए। उसका आपको लगता है कि
कोई ऐसा कानून जो उसे रोक सकता है? देखिए, इस देश में अगर दंगों का आरंभ तो तभी हुआ जब हमारा देश में इस्लाम आया। इस्लाम से पहले कभी इस देश में दंगे नहीं हुआ करते थे। इस देश में युद्ध हुआ करते थे और वो भी पूर्व घोषणा के साथ हुआ करते थे। एक राजा, एक छोटा राजा, एक बराबर के राजा को एक पत्र लिख के भेजता था कि हमें आपके साथ युद्ध करना है, और उस पत्र के माध्यम से उसे सूचित किया जाता था। एक संवैधानिक तरीके से, एक बहुत अच्छे तरीके से युद्ध होता था। युद्ध में सारे नियम कायदे फॉलो किया जाते थे। जैसे कि द्वापर युग में जब महाभारत का युद्ध हुआ तो कौरवों और पांडवों ने बैठकर 12 नियम युद्ध के तैयार किए थे, जिनमें महिलाओं को, बच्चों को नहीं मारना, निहत्थे को नहीं मारना, रात को युद्ध नहीं करना, ये सारे नियम तय किए गए थे। लेकिन उस नियम की धज्जियां उड़ाना कब शुरू हुआ? 760 ईस्वी में, जब मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया। मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया और उसने राजा दाहिर सैन पे आक्रमण किया बिना किसी पूर्व सूचना के। इसके अलावा उसने, अगर मैं कहूं कि आप जिस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं उससे अलग चला जाएगा, भारत में यदि पहली बार किसी का बलात्कार हुआ है, किसी महिला ने पीड़ा झेली है हमारी बहनों ने, तो राजा दाहिर सैन की 2 बेटियां थी जिन्होंने वो पीड़ा झेली है। उनको मोहम्मद बिन कासिम उठाकर ले गया, उनके साथ दुराचार किया और उसके साथ उसको, उन दोनों बेटियों को उसने खलीफा को सुपुर्द किया माले गनीमत बताकर। तो ये जो व्यवस्था बिगड़ी है, ये इस्लाम के भारत में आने के बाद ही उपजी है, और इस व्यवस्था को अगर सुधर सकती है तो एक ही उसका शर्त है, या तो जो हमारे भाई डर से, उन आक्रांताओं के डर से उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम में चले गए हैं, वो वापस अपने घर वापसी कर ले, या वो इसे देश को त्याग दे, तभी सुधर सकती है, अन्यथा यह व्यवस्था सुधर नहीं सकती। सर, अभी उत्तराखंड सबसे पहला राज्य बना जिसमें यूसीसी लागू हुआ है, तो आप कभी उसमें देखते हैं कि पूरे भारत में वो लागू होगा? देखिए, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिकता संहिता की व्यवस्था हमारे परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने की थी। संविधान में आर्टिकल 44 में व्यवस्था की गई है कि समान देश में समान कानून लागू होंगे। यूसीसी मतलब लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव ना होना यूसीसी की व्यवस्था है। जैसे कि अभी यूसीसी ना आने से पहले यह व्यवस्था थी कि एक संप्रदाय, भारत का एक संप्रदाय एक जगह तो यह मानता है कि उसे निकाह करना है तो शरीयत के आधार पर करेगा, उसे बलात्कार के लिए दंड दिया जाएगा तो आईपीसी के आधार पर किया जाएगा। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाएं देश के लिए खंडित करने वाली हैं। यदि आप आईपीसी से गवर्न होना चाहते हैं, भारतीय कानून के हिसाब से गवर्न होना चाहते हैं, संविधान के हिसाब से गवर्न होना चाहते हैं, तो आपको समान नागरिक संहिता को स्वीकार करना पड़ेगा। यदि आप सिर्फ शरीयत के हिसाब से चलना चाहते हैं तो आप शरीयत के हिसाब से चलें। जैसे कि चोरी के शरीयत के अनुसार चोरी में हाथ काट लेना, बलात्कार में उसका परिवर्तन कर देना, उसके लिंग को परिवर्तन कर देना। तो यदि आप वहीं चलना चाहते हैं तो सारा कानून अपने ऊपर शरीयत का लगाइए। यदि भारतीय कानून के हिसाब से चलना चाहते हैं तो भारतीय कानून को स्वीकार आपको करना पड़ेगा। यूसीसी आने के बाद ऐसी व्यवस्था है, जैसे कि एक महाराष्ट्र की महिला, हमारी बहन, एक युवक के साथ दिल्ली फरार होकर आ गई। उसके आपने सुना होगा टीवी के माध्यम से, उस युवक द्वारा 56 टुकड़े कर दिए गए और उसे कुत्तों को खाने के लिए अलग अलग फेंक दिए गए। यूसीसी आने के बाद यदि कोई लिविंग में रहना चाहता है, कोई भी युवक युवती लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहता है बिना विवाह के, तो उसको अपने लिविंग रिलेशनशिप का पंजीकरण कराना पड़ेगा। उससे पूर्व उन्हें उन दोनों को अपने माता पिता की अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसका वायलेशन करने के लिए 50,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। इससे क्या होगा कि ऐसी घटनाएं जो हमने देखा कि एक युवती की हत्या करके उसके 56 टुकड़े कर दिए गए, एक को सूटकेस में फेंक दिया गया, ये घटनाओं में सुधार होगा, इनमें कमी आएगी। ये सारी
संपत्ति के अधिकार की व्यवस्था है, दत्तक ग्रहण की व्यवस्था की गई है। यूसीसी में हमारे धामी जी ने बहुत रिसर्च करने के बाद एक बहुत बड़ी टीम बनाई। उसके बाद उन्होंने गहन अध्ययन किया, सभी कानूनों का विश्लेषण किया। उसके बाद उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता का उन्होंने प्रबंध किया है, जो बहुत सराहनीय है और इसे हर व्यक्ति को स्वीकार करना भी होगा और करना भी चाहिए। सर, अभी भू कानून के ऊपर भी बात उठी है। उत्तराखंड में भू कानून लागू होने के लिए देखते हैं सर आप भविष्य में? देखिए, हर राज्य की अपनी एक व्यवस्था होती है। कितने व्यक्ति, हमारा एक छोटा राज्य है उत्तराखंड की, अगर हम बात करें, छोटा राज्य है। यहाँ पर जब हम उत्तर प्रदेश से लगभग 70 लाख की आबादी हुआ करती थी, 2000 में अलग हुए। आज हमारी आबादी, उत्तराखंड की आबादी 1.25 करोड़ हो चुकी है। ये आबादी एकदम से बढ़ने का जो प्रकरण है ये बड़ा है। हमारे उत्तराखंड के युवा तो यहां से पलायन कर रहे हैं रोजगार के लिए, वो मुंबई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं रोजगार के लिए। ऐसा क्या कारण हुआ ये 20 साल में, 23 साल में, कि यहां की आबादी 1.25 गुना हो गई? ये कारण है कि यहां पर अवैध प्रवासी लोग घुस के आ गए हैं, और अवैध प्रवासी घुसने के साथ साथ उन्होंने यहां के लोगों से साठगांठ कर, अधिकारियों से साठगांठ कर यहां पर अवैध रूप से संपत्ति को क्रय करना आरंभ कर दिया है। उसके परिणाम ये हो रहे हैं कि यहां की जो बेटियां हैं उन लोगों की निगाह में चढ़ चुकी हैं जो इस देश को खोखला करना चाहते हैं, जो इस देश की महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं, लगातार इस देश की महिलाओं को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। इस कारण से जो भूमि कानून है इस देश में लागू होना बहुत आवश्यक है। शुरुआत से हमने देखा कि मुस्लिम समाज जो है वो अपने धर्म के प्रति कट्टर रहा है। तो क्या अब वो समय आ गया है कि हिंदुओं को भी उस कट्टरता का अपना लेना चाहिए? देखिए, हिंदू कभी कट्टर नहीं हो सकता। हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म एक पद्धति है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म पद्धति है। क्या है? जो व्यक्ति सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ा रहा है वो हिंदू है, जो गाय को रोटी खिला रहा है वो हिंदू है, जो चींटी को आटा खिला रहा है वो हिंदू, कोई भी हो सकता है उनमें से। हम जो सनातनी हैं वो हम चींटी से लेके हाथी तक का पूजन करते हैं, उनको हम उनकी व्यवस्था भी करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति आकर यदि आपको उकसाएगा तो आप उसका जवाब अवश्य देंगे। शास्त्रों के अनुसार भी हर चीज को पूजन माना गया है। हिंदू कट्टर होने की आवश्यकता कभी नहीं है और ना ही हिंदू कट्टर हो सकता है। हम आपको बहुत बचपन से देखते आ रहे हैं सर, तो आप राजनीति में सक्रिय रहे, संघ से आप जुड़े हुए हैं, तो आपने देश सेवा का ये विधिक क्षेत्र क्यों चुना था? देखिए, यदि आप ये कहते रहेंगे, दूसरों पर आरोप लगाते रहेंगे, ये गलत है, वो गलत है, उस गलत के विरुद्ध आपने क्या किया? पहली बात ये समझिए कि आप सिर्फ समाज को, सरकार को आरोपित करते रहेंगे कि सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार ये नहीं कर रही है। सरकार की जो आंखें हैं वो पब्लिक है, सरकार की जो आंखें हैं वो लोग हैं। सरकार को आपने बताना है कि यहां पर ये व्यवस्था बिगड़ी हुई है, इसे आप सुधारिए। यदि सरकार नहीं सुधारती है तो उसे आप कानून का सहारा लेकर सुधरवा सकते हैं। तो अभी जब तक आप सिर्फ आरोपित करते रहेंगे दूसरे व्यक्ति को तो सुधार नहीं हो सकता, लेकिन जब आप प्रयास करने लगेंगे उसको सुधारने के लिए तो उसमें अवश्य सुधार होगा। कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं इस देश में, इस राज्य में, इस जिले में कई व्यवस्थाएं हैं जिसके लिए हमने पत्र लिखे हैं सरकार को और उन्होंने उस व्यवस्था को सुधारा भी है, उसमें परिवर्तन किया भी है। मान लीजिए एक अधिकारी बैठा है एक ऑफिस में और उसका कर्तव्य है आपके कार्य को करना। यदि वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो आपका राइट सुरक्षित नहीं हो सकता। इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है जागरूकता। बहुत सारे कर्तव्य है हर नागरिक के, उसी से जनरेट होते हैं दूसरे व्यक्ति के अधिकार। तो यही सोचकर हमने ये विधि व्यवसाय चुना है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें, दूसरा व्यक्ति के जो अधिकार हैं वो अवश्य पालन करें। सर से हमने अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे और बड़ी मुस्कान के साथ आपने सर बड़े गंभीर प्रश्न और गंभीर तरीके से जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।